Very good afternoon, dear students. So today we are going to start with the third chapter of our main book Hornbill, and the name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues. Now, what do you mean by discovering Tut? First of all, Tut means King Tut or King Tutankhamun. Now, he was a prince and a king of Egypt. So discovering Tut, here we are talking about discovering the mummy of King Tut. Egyptian mummies, you all know, when the kings used to die, they were covered up with the bandages in the mummy form and then they were led into the corpse. So यहाँ इस चैप्टर में हम बात करेंगे किंग टट की इजिप्शियन ममी के बारे में. And the saga continues. The saga means a very long story. Normally Swedish language में किसी भी old traditional long story को saga कहा जाता है. So the saga continues. Discovering Tut, किंग टट को ढूंढने की, उसको डिस्कवर करने की, उसकी खोज करने की और उसके डेथ के रीजंस को की खोज करने की, ये जो स्टोरी है, ये जो लॉन्ग टेल है, ये जो लॉन्ग स्टोरी है, वो कंटिन्यू चल रही है. क्यों? क्योंकि कई बार किंग टट की मम्मी को उनके कॉफिन से निकाला गया है और उनके बारे में कई सारी जानकारी पाने की कोशिश की गई है. इफ यू आर अ बिट ऑफ अपडेटेड, तो कुछ महीनों पहले ही, अभी भी वो कॉफिन है, अभी भी किंग टट की मम्मी है, कुछ महीने पहले ही इजिप्शियन गवर्नमेंट ने किंग टट की मम्मी को उनके कॉफिन से बाहर निकाला था और काफी सारे मीम्स भी बने थे उस पर. अगर आप लोगों ने उस चीज को ध्यान दिया हो कि किंग टट को बाहर निकालना मतलब बैड लक लेके आना, वैसे ही 2020 इतना खराब चल रहा है, दिस इज नॉट द टाइम एंड ऑल सच सॉर्ट्स ऑफ थिंग. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ किंग टट. Now, before moving on to the discovery of his mummy, now let's actually know a bit about King Tut. Who was he and why his mummy is so important? Why was this king so important that his mummy is being discovered so many times? He was just a teenager when he died. The most important thing, when he died, he was just a teenager. Though he was a king, but he was not an old person. He was a teenager. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empires for centuries. One important thing, he was a teenager. Second important thing, he was the last heir. Heir मतलब वंशज. वो इजिप्ट को रूल करने वाली एक बहुत बड़े एम्पायर का आखिरी वंशज था. टीनेजर था, ही वॉज नॉट मैरिड, उसके कोई फैमिली नहीं थी, ही डिड नॉट हैव किड्स. तो वो आखिरी वंशज था, वो उस फैमिली का आखिरी रूलर था. उसके बाद फिर नया एम्पायर शुरू हो गया. तो एक तो वो बहुत टीनेजर था, उसके बाद वो एक बहुत बड़े और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम का आखिरी रूलर था, इसीलिए भी वो इम्पोर्टेंट था. He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. He was led to rest. उसको बिल्कुल he was led to rest in peace laden with gold. उसको पूरा ऊपर से नीचे तक गोल्ड की ज्वेलरी से लाद के वहां पर रेस्ट करने के लिए छोड़ा गया था और फिर बाद में उसे भूल गए. उसके टॉम्ब को डिस्कवर किया गया 1922 में. The modern world has speculated about what happened him, with murder being the most extreme possibility. जब 1922 में उसकी खोज हुई, उसके बाद फिर मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो स्पेक्यूलेशंस, तरह तरह की बातें करने लगा कि टीनेजर था, कैसे मर गया, क्यों डेथ हुई उसकी. मर्डर जो था वो मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी था कि मोस्ट प्रोबेबली उसका मर्डर हो सकता है. उसकी डिस्कवरी के 80 इयर्स बाद उसने फर्स्ट टाइम अपने टॉम्ब को छोड़ा, मतलब उसे उसके टॉम्ब में से, उसमें से मकबरे में से बाहर निकाला गया. टट का एक पूरा सीटी स्कैन हुआ. टट इन द सेंस वो जो उसका स्केलेटन बचा था, उसका पूरा ऊपर से नीचे तक सीटी स्कैन हुआ, जिससे उसकी लाइफ और डेथ से रिलेटेड काफी सारी चीजें पता चली. एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction. Forensically उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उसको फिर से उसके बारे में सारी चीजें, जानकारी निकाली गई, बट अब फॉरेंसिकली. तो फॉरेंसिक एक एग्जैक्ट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो भी डेटा चाहिए था, वो सारे प्रिसाइज डेटा, एग्जैक्ट डेटा मिले ऑफ द बॉयज फरोहा इजिप्शियन किंग्स को फरोहा कहा जाता था. एंड बॉयज फरोहा किस लिए? क्योंकि वो सिर्फ एक टीनेजर था, एक लड़का ही था वो छोटा सा, और उस समय उसकी डेथ हो गई थी बीइंग द फरोहा.
An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. अब ऐसा माना जाता है, ऐसे पुराने माइथोलॉजिकल सुपरस्टिशंस हैं कि अगर किसी किंग को उसकी टॉम्ब में से, ऐसे ममीफाइड किंग को अगर उसकी टॉम्ब से बाहर निकाला जाता है तो वो राजा का श्राप लगता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सारी चीजें एक सुपरस्टिशन है, मिथ है जो चलता रहता है। तो जब किंग टट को उनके एंशिएंट रेस्टिंग प्लेस से, जो कि पुरानी इजिप्शियन सिमेट्री हुआ करती थी, सिमेट्री मतलब जहां पर ये सारे ग्रेवयार्ड हम कह सकते हैं, जहां पर सबको राजाओं को दफन किया जाता था। तो जो पुरानी वैली ऑफ किंग्स एक जगह थी जहां पर पुराने राजाओं को ऐसे ममीज बनाकर, टॉम बनाकर दफन किया जाता था। और उस जगह पर कई हजार, कई सौ ममीज जो हैं वहां पर मिली हैं। तो किंग टट जब अपनी उस रेस्टिंग प्लेस से उसे बाहर निकाला जा रहा था, मतलब उसकी बॉडी को बाहर निकाला जा रहा था, एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स। अब पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, पूरी बालू रेत हो रही है, तो इतनी भयंकर हवा चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल गुस्से में हवा चल रही है और वो घोस्टली डस्ट डेविल्स बना रही है, डस्ट के डेविल्स क्रिएट कर रही है। जैसे याद है हम लोगों ने ईश्वरन द स्टोरी टेलर में पढ़ा था कि एक इमेज क्रिएट होती है, वैसे ही वो घोस्टली जो है वो डस्ट के जैसे डेविल्स बन रहे हैं। वैसे वो तूफान जो है उस बालू रेत में, उस रेगिस्तान में आ रहा था। डार्क बेलीड क्लाउड्स had scudded across the desert sky all day and now are veiling the stars in cascade gray. पूरा दिन भर there were dark clouds, bellied clouds had scudded across the desert sky. Scudded across, covered up. पूरा मतलब एक भयानक माहौल हो रहा था। वो इन्वायरमेंट अपने आप में ही चेंज होता जा रहा था और बहुत डरावना हो रहा था। पूरे काले बादल दिन भर मंडराते रहे और शाम होते होते जो है वो व्हीलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, शाम होते होते थोड़े थोड़े तारे चमकने लगे थे और ऐसे ग्रेइश कलर का पूरा माहौल हो गया था। कहीं थोड़े बहुत बादल थे, कहीं तारे थे और एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन हो गई थी। इट वॉज 6 PM on 5 January 2005। शाम की 6 बजी थी, 5 जनवरी का दिन था 2005 में। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू अ CT स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रॉप द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। वो जो गिल्डेड ममी, मतलब पूरी तरह से जो सोने में लदी हुई जो ममी कही जाती थी, उस ममी ने पहले अपने सिर को उसका CT स्कैनर के अंदर गया, क्योंकि ऑब्वियसली CT स्कैन हेड टू टो होता है। तो फर्स्ट टाइम CT स्कैन हो रहा था और फर्स्ट टाइम 3,500 साल पुरानी मिस्ट्री सॉल्व की जा रही थी। द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, हाउ ही डाइड एट सच अ यंग एज, दैट टू 3,300 years ago। 3300 साल पहले, 3,300 साल पहले वो बॉयश फरोआ की डेथ कैसे हुई, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उस मम्मी को CT स्कैनर के अंदर ले जाया गया और उसका पूरा CT स्कैन किया गया। एंड इट गिल्डेड हेड फर्स्ट, मतलब सिर की तरफ से उसे अंदर ले जाया जा रहा था। All the afternoon usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। ये सारा जो हो रहा था CT स्कैन, ये सब शाम को होना था, क्योंकि दिन भर तो टूरिस्ट्स की लाइन लगी रहती थी। वो इतना फेमस टॉम्ब, इतना फेमस ममी था कि दिन भर वहां पर टूरिस्ट आते जाते रहते थे। और वो टॉम्ब भी 26 फीट अंडरग्राउंड था। उस 26 फीट गहरे टॉम्ब, मतलब 26 फीट अंडरग्राउंड जाकर, 26 फीट अंडरग्राउंड जाकर उसका वो टॉम्ब बनाया गया था। और वहां पूरे दुनिया से अलग अलग जो है वो लोग विजिट करने आते थे, उसको देखने आते थे। तो दिन भर तो टूरिस्ट्स की लाइन लगी रही टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट शो करने, अपना इंटरेस्ट शो करने टूरिस्ट वहां आते थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर। म्यूरल्स जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं उन्हें म्यूरल्स कहा जाता है। तो उस बरियल चैम्बर जो था, वो टॉम्ब के अंदर जो बरियल चैम्बर बना हुआ था, जहां पर उसकी बॉडी को रखा था, उसकी मम्मी को बरी किया गया था, उस बरियल चैम्बर में वॉल्स पर म्यूरल्स बने हुए थे, वॉल्स पेंटिंग बनी हुई थी। तो सब लोग उन वॉल पेंटिंग्स को देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टट्स ग्लिडेड फेस। टट का वो कॉफिन के ऊपर जो ग्लिडेड फेस बना हुआ था, कॉफिन के ऊपर फेस का लाइक स्ट्रक्चर जो था,
उसको देख रहे थे, म्यूरल्स को देख रहे थे, एंड दे वर एंजॉइंग एवरीथिंग. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. वो जो कॉफिन का आउटर लिड था, ऊपर का जो ढक्कन था, वो पूरा ममी के शेप का था. और ममी के शेप का तो ठीक है, लेकिन उसका जो फेस था, फेस पोर्शन था, वो फेस पोर्शन भी एग्जैक्ट किंग टट के फेस जैसा बनाया गया था. दैट वॉज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर. लोगों को बड़ी इजीली अट्रैक्ट करने वाला फीचर था कि मम्मी का शेप तो ठीक है कॉफिन का, लेकिन उसका फेस भी बिल्कुल टट के फेस से मैच करता था. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर. कुछ के हाथ में गाइड बुक्स थी, तो वो ऐसी हल्की सी फुसफुसाहट में थे, उसमें से पढ़ रहे थे, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे. अदर्स स्टूड साइलेंटली. कुछ चुपचाप खड़े थे. पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स. उसके टीनेज में उसकी डेथ कैसे हुई उसके बारे में सोच रहे थे. एंड एवरीबडी वॉज जस्ट इनग्रोस्ड इन किंग टट एट दैट टाइम. थैंक यू. A very good afternoon, dear students. So we had started with our next chapter, discovering Tut, and we had read about King Tut and why the king was so famous, why his mummy actually was famous, because the king died at a very young age and the reason of his death was unknown. It was a mystery, and that mystery made him so famous. And now we were discussing about his tomb, where the 36 feet underground tomb where many visitors were there in the noon time, and everybody was engrossed in actually thinking about the real mystery of his death, and some were captivated by the murals drawn on the wall. Now let's continue. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. अब वो इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ज़ाही हवास, उस समय जो सेक्रेटरी जनरल थे, वो उसकी मम्मी की बॉडी को, जो पूरी मम्मी थी, उसको बहुत एकदम झुक के और उसको पूरा फर्स्ट लुक, एक लॉन्ग फर्स्ट लुक देने के लिए, उसको बिल्कुल देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए उसको देख रहे होते हैं. और वो कहते हैं कि द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s. तो 1920s में कार्टर ने जो किया था उसकी वजह से मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में है. सो हु इज दिस कार्टर एंड व्हाट डिड ही डू? लेट्स सी नाउ. हावर्ड कार्टर, दैट इज was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. So Howard Carter, the entire name was Howard Carter. He was a British archaeologist और उसने 1922 में टट की मम्मी को डिस्कवर किया था. मतलब फर्स्ट टाइम अगर टट की मम्मी को डिस्कवर किया गया था तो वो हावर्ड कार्टर ने किया था 1922 में. So he was the discoverer of his mummy after futile searching. बहुत खोजबीन करने के बाद जो वैली ऑफ किंग्स थी वहां पर उन्हें टट की मम्मी जो है वो मिली थी. It contents though hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. Its contents तो hastily ransacked in antiquity. जो contents थे अंदर के वो they were hastily ransacked, मतलब ऐसे बहुत बेतरतीब तरीके से बंधे हुए थे, लेकिन they were complete. जब हावर्ड कार्टर ने उसको डिस्कवर किया था तो वो ऐसा लग रहा था जैसे अब इतने साल पुरानी मम्मी हो गई थी, बहुत ही अव्यवस्थित सी कंडीशन थी, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली कंटेंट्स जो थे वो सारे कंप्लीट थे. और वो इजिप्ट के फरोहास, अब आप लोगों ने सुना है कि मम्मीज के साथ में बहुत सारा सोना और वो सब गाड़ा जाता था, क्योंकि बरियल के टाइम पे उन्हें ऐसा लगता था कि किंग्स जो है वो ये सारे अपने साथ अपनी नेक्स्ट लाइफ में ले जा सकते हैं, अपने सारे जो गोल्ड्स और ऑर्नामेंट्स और जो भी रिचेज होते थे, रिचेज इन द सेंस उनकी जो मेन सॉलिड प्रॉपर्टी होती थी. तो किंग टट की जो मम्मी थी, इट इज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड. अब एक और उस किंग के, उसमें किंग टट के नाम में एक और लेजेंड जुड़ गया कि उसकी जो मम्मी थी वो सबसे ज्यादा रिच मम्मी थी, सबसे ज्यादा अमीर मम्मी थी. उसका जो कंकाल था वो सबसे ज्यादा अमीर कंकाल था. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, सोने की बनी हुई सुंदर सुंदर चीजें, इटर्नल ब्रिलियंस, मतलब कितनी ब्रिलियंटली, कितनी ब्यूटिफुली बनी,
वो सब कुछ एक अपने आप में ही अजूबा था और उसने किंग टट के नाम में एक और शाइनिंग स्टार ऐड किया।